नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है प्राकल्पना, जिसको अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहा जाता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसका लक्ष्य निश्चित किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में यही प्राकल्पना के रूप में निश्चित किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में लक्ष्य को प्राकल्पना के रूप में निर्माण करके निश्चित करता है। वैज्ञानिक प्राकल्पना के निर्माण के द्वारा सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन से संबंधित तथ्यों आदि को निश्चित करता है। हमारे जो समाजशास्त्री है गुड्डे एवं हार्ट, वो कहते हैं कि अगर सामाजिक अनुसंधान में एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है तो इसका अर्थ है अनुसंधान के लगभग आधे कार्य का पूर्ण हो जाना। आपने एक स्थान पर लिखा है कि प्राकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक है। लुंडबर्ग ने कहा है कि बिना प्राकल्पना के अनुसंधान करना एक प्रकार से अंधेरे में छलांग लगाना है। प्राकल्पना वैज्ञानिक पद्धति तथा सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन को निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करती है। इसके पश्चात अब हम लोग प्राकल्पना का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्राकल्पना अंग्रेजी भाषा के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी अनुवाद है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइपो अर्थात बिलो का अर्थ है नीचे, तथा थेसिस अर्थात थ्योरी का अर्थ है विचार या सिद्धांत। इस प्रकार प्राकल्पना का पूर्ण अर्थ होता है पूर्व विचार अथवा पूर्व सिद्धांत। प्राकल्पना का शाब्दिक अर्थ हुआ एक ऐसा विचार अथवा सिद्धांत जिसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है तथा उसकी जांच करता है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं समाजशास्त्र के अनुसार तो हम आपको बताएंगे। पहला नाम है पीएच मान के अनुसार। वो कहते हैं कि प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। दूसरे समाजशास्त्री है बोगार्डस। वो कहते हैं प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्तावना है। तीसरे जो समाजशास्त्री वो है गुड्डे एवं हार्ट के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्तावना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अगर हम अध्ययन करें तो प्राकल्पना कारण प्रभाव के रूप में तथ्यों से संबंधित एक प्रस्तावना, विचार अथवा कच्चा सिद्धांत है जिसकी परीक्षण द्वारा जांच करना भी बाकी है, और यह प्रारंभ से लेकर अंत तक अनुसंधान का आधार भी कहलाती है। इसके पश्चात अब हम लोग प्राकल्पना की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो समाजशास्त्री गुड्डे एवं हार्ट ने सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पनाओं की 5 विशेषताएं बताई है। हम उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है स्पष्टता, इट मीन्स क्लैरिटी। गुड्डे एवं हार्ट लिखते हैं कि प्राकल्पनाएं अवधारणाओं के दृष्टिकोण से स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। पहला है अवधारणा या वैज्ञानिक शब्दावली जो प्राकल्पना में काम में ली जाती है, उनकी स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए तथा अगर हो सके तो अवधारणा को प्रक्रिया का वर्णन करके स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा है उनकी परिभाषाएं वे होनी चाहिए जो विषय में सामान्यतया मान्य हो तथा विचारों का संचार करने वाली हो। अवधारणाएं व्यक्तिगत रूप में बनाई हुई या नहीं हो, ऐसी परिभाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सभी के समझ में आ जाए तथा सभी समान अर्थ भी उसका लगाए। दूसरी विशेषता है आनुभाविक संदर्भ। इसके अंतर्गत प्राकल्पना ऐसे तथ्यों, कारकों तथा चरों से संबंधित होनी चाहिए जो समाज अथवा अध्ययन के क्षेत्र में जाकर एकत्र किए जा सकें तथा उनकी प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की जांच भी की जा सके।
गुड्डे एवं हार्ट ने आदर्शात्मक प्राकल्पनाओं को उदाहरण दिए हैं, जैसे पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। दूसरी विशेषता है विशिष्टता। गुड्डे एवं हार्ट ने लिखा है कि उपयोगी प्राकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। जो भी क्रियाएं और पूर्वानुमान वह इंगित करती है वे स्पष्ट रूप में वर्णित होनी चाहिए। उसे बड़ी प्राकल्पना के निर्माण में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह प्राकल्पना न होकर अध्ययन का क्षेत्र बन जाती है। उपयोगी प्राकल्पना सीमित, विशिष्ट तथा निश्चित पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। इसके बाद है फोर्थ जो विशेषता है वो है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। इसके अंतर्गत प्राकल्पना एक प्रस्तावना होती है जो तथ्यों का परस्पर कारण प्रभाव संबंध बताती है, जिसकी जांच करना बाकी है। यह जांच वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधियों के द्वारा की जाती है। सभी सामाजिक विज्ञानों में अनेक ऐसी जानकारियां तथा तथ्य हैं जिनको एकत्र करने तथा अध्ययन करने की प्रविधियां उपलब्ध नहीं है। ऐसी प्राकल्पना में निर्माण कर लिया जाता है। गुड्डे एवं हार्ट कहते हैं कि अध्ययनकर्ता को प्राकल्पना का निर्माण करते समय अध्ययन के क्षेत्र में उपलब्ध प्रविधियों और पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए। वह ऐसी प्राकल्पना का निर्माण करे जिसकी जांच के लिए तथ्य संकलन की प्रविधियां विज्ञान में उपलब्ध हो तथा उपयोगी प्राकल्पना कहलाएगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद पांचवा बिंदु है सिद्धांत से संबंधित। गुड्डे एवं हार्ट ने लिखा है कि प्राकल्पना सिद्धांत के समूह से संबंधित होनी चाहिए। उपयोगी प्राकल्पना की इस विशेषता पर प्रायः नए विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं। वे लोग प्राकल्पना के चुनाव के स्थान पर रुचि की विशेष सामग्री चुन लेते हैं और इस बात का पता नहीं लगाते हैं कि वह अनुसंधान वास्तव में सामाजिक संबंधों से संबंधित विद्यमान सिद्धांतों की जांच करने, समर्थन करने अथवा संशोधन करने में सहायता करेंगे अथवा नहीं। अगर सभी अनुसंधानकर्ता अलग अलग होकर अध्ययन करेंगे तो फिर विज्ञान के ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद है छठा पॉइंट सरलता, इट मीन्स सिंप्लिसिटी। इसके अंतर्गत हमारे जो समाजशास्त्री वो है PVN, वो कहते हैं कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं एवं विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का अस्त्रा भी कहा गया है। इसके पश्चात प्राकल्पना के निर्माण की प्रक्रिया के चरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्राकल्पना के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में फ्राई ने अपनी पुस्तक द टेक्निक ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन में अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त किए हैं। प्राकल्पनाओं का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्राकल्पनाओं में लचीलापन बना रहे, इनकी विभिन्न विकल्पों को स्वीकार किया जाए तथा अपवादों को स्पष्ट किया जाए। अधिकतर सामाजिक परिस्थितियों में हम इन कारकों का श्रद्धापूर्वक पता लगा सकते हैं जिनकी हमें तलाश है। प्राकल्पना के निर्माण की प्रक्रिया के चरणों में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1 कार्यों का अध्ययन, दूसरा है चरों का अध्ययन, तीसरा है प्राकल्पना का निर्माण, चौथा है व्यावहारिक प्राकल्पना का निर्माण और पांचवा है प्राकल्पना के परीक्षण से संबंधित बातों का वर्णन करना। नंबर 6 माप का चयन और अंतिम जो इसका बिंदु है वो है सत्यता की जांच। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि तथ्यों को एकत्र करने के बाद वह उनकी सत्यता, विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की जांच कैसे करेगा। यह प्राकल्पना के निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण चरण है। अब इसके पश्चात हम प्राकल्पना के प्रकारों का वर्णन करेंगे। सभी विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र में भी अनेक प्राकल्पनाएं हैं तथा उनके वर्गीकरण में भी अनेक तरीके हैं। गुड्डे एवं हार्ट ने सामाजिक अनुसंधान के 3 प्रकार बताए हैं। वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 आनुभविक एकरूपता से संबंधित प्राकल्पना, दूसरा है आदर्श प्रारूप से संबंधित प्राकल्पनाएं और तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं।
अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है आनुभविक एक रूपताओं से संबंधित प्राकल्पनाएं। इसके अंतर्गत समाज और संस्कृति में अनेक कहावतें, मुहावरे, किंवदंतियाँ और लोकोक्तियाँ आदि होती है। जीवन से संबंधित विचारधाराएँ होती हैं जिनको उनसे संबंधित लोग सभी लोग जानते हैं तथा सत्य भी जानते हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ता उन्हीं को प्राकल्पना बनाकर अवलोकनों, अनुभव, तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्र करके उनकी जांच करते हैं और उनकी सत्यता, प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की जांच प्रयोग सिद्ध तथा प्रामाणिक तथ्यों द्वारा की जाती है और निष्कर्ष रूप में उन्हें प्रस्तुत भी किया जाता है। इस प्रकार की प्राकल्पनाएं सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों का अनुभविक तथ्यों द्वारा परीक्षण भी करती है। सामान्य विचारों तथा जानकारियों को परीक्षण द्वारा जांच करना विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है और समाजशास्त्र में ऐसे विचारों तथा सूचनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था और संगठन से संबंधित भी होते हैं। दूसरा बिंदु है आदर्श प्रारूपों संबंधी प्राकल्पनाएं। इसके अंतर्गत कुछ प्राकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित भी होती है। इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक समरूपताओं के बीच तार्किक आधार पर निकाले गए संबंधों का परीक्षण करना है। इन प्रकल्पनाओं का उद्देश्य तथा कार्य उपकरणों तथा समस्याओं का निर्माण करना है। इसमें आगे जटिल क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायता मिलती है। हमारे जो समाजशास्त्री है गुट्टे एवं हार वो कहते हैं कि वास्तव में अधिक जटिल अनुसंधान के क्षेत्रों में पुनः अनुसंधान करने के लिए उपकरणों और समस्याओं का निर्माण करना इस प्रकार की प्राकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। आदर्श प्रारूप से संबंधित प्राकल्पनाओं की जांच तथ्य एकत्र करके की जाती है और उसके बाद निष्कर्ष भी निकाल लिए जाते हैं। तीसरा बिंदु है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं। इसके अंतर्गत प्राकल्पनाएं तो तथ्यों के परस्पर संबंधों का अध्ययन और परीक्षण करती है। यह प्राकल्पना चरों के तार्किक विश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न चरों में परस्पर क्या गुण संबंध है उसका भी विशेष रूप से विश्लेषण करती है। विभिन्न चर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित करते होते हैं। इन प्रभावों का तार्किक आधार ढूंढना इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य भी होता है। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं बहुत अधिक अमूर्त प्रकृति की होती है। यहाँ पर अमूर्त का मतलब है जो हमें दिखाई नहीं देता है। एक चर का अन्य चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा चरों का परस्पर क्या कार्य कारण प्रभाव है, इसका गहनता से यहाँ पर हम लोग अध्ययन करते हैं और प्रयोगात्मक अनुसंधान में इन प्राकल्पनाओं का विशेष रूप से प्रयोग भी किया जाता है। और समाज में अनेक ऐसी प्राकल्पनाएं हैं जिनका किसी एक विषय के द्वारा परीक्षण करना संभव नहीं होता है तथा अंतर विषयक पद्धति का प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जाति व्यवस्था, नेतृत्व, निर्धनता आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन अनेक चरों से संबंधित है। ऐसे क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाओं के निर्माण एवं परीक्षण की उपयोगिता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने प्राकल्पना का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया। धन्यवाद।